इस वक्त जो हालात जम्मू कश्मीर में है, क्राइम रेट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो सर किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को इन फ्यूचर? 370 का हटने से क्राइम रेट का कोई संबंध नहीं है। क्राइम हमारे यहाँ एक अलग चीज़ है और आतंकवाद एक अलग चीज़ है। आतंकवाद अगर बढ़ रहा है या आतंकवाद पे काबू नहीं किया जा रहा है तो ये सारी मशक्क़त जो हुई है पिछले 2 साल में, ये तो इसी के लिए हुई है। तो और एग्रेसिव होना चाहिए सरकार को, और आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, ये मैसेज इसलिए देना ज़रूरी है कि जम्मू के लोगों ने जब इतना बड़ा एक्सोडस हुआ, पलायन हुआ कश्मीर से, तो कश्मीर से जो हिंदू कश्मीरी पंडित भागे उन्होंने जम्मू में शरण ली। तो जम्मू वालों ने तो अपना दिल हमेशा बड़ा किया, और जिस तरीके से वैली के अंदर जिहाद का जो एपरेटस चला, सरकार जिहादियों की थी, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे फ़ारूक अब्दुल्ला हो, ये मैं मानता हूँ ये वाइट कॉलर टेररिस्ट हैं और इस देश के संविधान को, दिल्ली को डराते हैं, धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। भारत पिछले काफ़ी समय से दिल्ली बहुत कमज़ोर रही, इसलिए सूबों ने, राज्यों ने उस पर हावी हुए और ब्लैकमेल किया, अलग अलग राज्यों ने किया। आज दिल्ली बहुत मजबूत है, एक पार्टी की सरकार है और एक मजबूत प्रधानमंत्री है, एक देश का गृह मंत्री है जिसको यहाँ की कमज़ोरियाँ और यहाँ की ताकत का अंदाज़ा है, और बार बार उनको इस बात का भी अंदाज़ा है कि उनको इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं ने वोट देकर भेजा है, ये सब जानते हैं। लिहाजा हिंदुओं के दर्द को, सनातनियों के दर्द को, चाहे वो जम्मू में हो, दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, उस पर ध्यान देना होगा। जो कश्मीरी हिंदू पंडित बिखरे हुए हैं, जो उनको लूटा गया, मारा गया, रेप किया गया, भगा दिया गया, उनकी किस तरीके से उनके ज़ख्मों पे आप मरहम लगाएं, कैसे उनमें ये भरोसा जताएं कि वो यहाँ आकर के जिनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी वो वापस हो। इसलिए मैंने कहा कि सरकार को चाहिए एक जेनोसाइड कमीशन बनाया जाए और ये दुनिया का जेनोसाइड इसको डिक्लेयर किया जाए, ताकि जितने लोग भी हैं जिंदा या मुर्दा उन पे मुकदमा चलाया जाए। तो आज ये कहा जाए कि वहाँ पर नौकरियाँ बहुत हैं, आप जाइए वहाँ जाके रहिए, तो कश्मीरी हिंदू पंडित नौकरी की वजह से थोड़ी उनको भगाया गया था। वो तो इसलिए भगाया गया था कि फ़ारूक अब्दुल्ला कन्वर्ट हो गए थे 1722 में, इकबाल कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन ये पंडित नहीं कन्वर्ट हो रहे थे, तो उन्होंने कहा इनको मार दो। तो क्या मामला था कि ये कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे? लिहाजा कश्मीरी हिंदू पंडित आएंगे, नौकरी मिलेगी, मैं समझता हूँ ये उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचाने वाली बात है। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। आज जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं, उनकी इंट्रोडक्शन देना तो इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप जब उन्हें देखेंगे आप खुद पहचान जाएंगे कि वो कौन है। तो मैं बता देती हूं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू चेतना, थैंक यू जी। सर बात करेंगे, सबसे पहले तो आपके जिस तरह से लाइफ हिस्ट्री की बात करते हैं, आप एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं, मैं भी जर्नलिज्म कर रही हूँ, न्यू हूँ। तो सर किस तरह के टिप्स आप देना चाहेंगे जिस वक्त आपने जर्नलिज्म ज्वाइन किया, या जब आप एक जर्नलिस्ट थे, तो किस तरह से काम उस वक्त हुआ करता था, और आज किस तरह से आप मीडिया को या जर्नलिस्ट को देखते हैं? एक देखिए, बेसिक फ़र्क ये है कि उस ज़माने प्रिंट मीडिया बहुत था, तो प्रिंट मीडिया में आपको स्टोरी एक ही बार फाइल करनी होती है, इसलिए आपके पास समय बहुत होता है और सुबह पेपर छपना होता है, तो आपके पास फैक्ट को रीचेक करने का वक्त होता था और आप किसी चीज़ को थोड़ा डिटेल में कर पाते थे। तो मैं ये मानता हूँ कि आज जो जर्नलिज्म में ब्रीड आ रही है, उसके साथ में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, बल्कि वक्ती ज़रूरत भी है, वो ये है कि टेलीविज़न के अंदर आपको चंद सेकंड के अंदर अपनी बात कहनी है, और किसी भी इवेंट को कवर करना या किसी भी ऐसे हादसे को कवर करना, जब आप स्पॉट पे पहुंचते हैं तो आपको सब कुछ वही इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आपको उस वक्त ये भी ध्यान रखना होता है कि प्लांटेड इन्फॉर्मेशन ना चली जाए, फैक्ट गड़बड़ ना हो जाए, कोई सेंसेशनल बात ना हो जाए, तो आपके पास समय जो है कम होता है। तो हमारे दौर के अंदर, क्योंकि जिन लोगों ने प्रिंट मीडिया किया और प्रिंट से जब वो टेलीविज़न में आए, तो क्योंकि उनकी ट्रेनिंग प्रिंट वाली थी, इसलिए वो हमेशा एक तो पढ़ते बहुत थे, तो पढ़ने की वजह से टेलीविज़न आसान हो गया उनके लिए। आपने कहा कि आज क्या फ़र्क है? आज फ़र्क यह है कि प्रिंट धीरे धीरे कम हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो टेलीविज़न में लोगों को पढ़ने का टाइम भी नहीं है, और टेलीविज़न में आने से पहले वो लोग किसी भी सब्जेक्ट के बारे में एक्सपर्ट नहीं है। यानी हमारे ज़माने कहा जाता था कि सब सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन एक आध सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिस पे आपकी मास्टरी हो। अगर चेतना जम्मू में है
तो कोई 2-3 विषय ऐसे होने चाहिए जो चेतना को पता हो, उसकी पूरी हिस्ट्री पता हो। तो उससे होता है कि आपकी उसमें एक एक्सपर्टीज़ होती है, आप अच्छे सवाल पूछते हैं, आप अच्छी डेट्स और रेफरेंसेस पूछते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आज की नई जनरेशन में जो इसमें आ रहे हैं उसमें एक ग्लैमर का पुट भी है, लेकिन पत्रकार को ग्लैमर से बहुत दूर रहना चाहिए। मुझे अफसोस है कि आज मैं जब बहुत सारे टेलीविज़न में जर्नलिस्टों को देखता हूँ, वो नेताओं के साथ सेल्फी लेते हैं, वो किसी बड़े सेलिब्रिटी के, ये उससे दूर रहना चाहिए। आप लोगों के नुमाइंदे हैं, आप उन करोड़ों लोग जो आपको देखते हैं, पढ़ते हैं, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनको ऐसा नहीं लगे कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव इतना इमोशनल हो गया और इतना ज़्यादा भावुक हो गया कि उसने उसके साथ सेल्फी ली है। तो लेकिन सर, जिस तरह से आपने ग्लैमर की बात की, तो ऐसा होता है ना कि प्रेजेंटेशन जो है एक अच्छी होनी चाहिए, तो शायद उस वजह से भी ग्लैमर जो है मीडिया में आ चुका है। नहीं, ग्लैमर होना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। टेलीविज़न में कलर का बड़ा इस्तेमाल होता है, आप हमेशा टेलीविज़न पे देखें तो प्रॉपर दिखें, वो ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि जब आप किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लें तो आप कम से कम कैमरे पे तो सेल्फी न लेते हुए दिखाई दें, क्योंकि वो जो आपके करोड़ों लोग हैं वो कहेंगे बताइए। लेकिन सर, जिस तरह से मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, इसका मतलब मैं अगर आपसे आपके साथ एक सेल्फी लेने की बात करूँगी तो मतलब उसमें नहीं, लीजिए सेल्फी लीजिए, दैट इज़ योर पर्सनल। लेकिन जब मैं देखता हूँ लोगों को कि लोग अपने इंटरव्यू में इस तरीके की चीज़ें देते हैं तो वो मैसेज गलत जाता है, क्योंकि आपको अपने टेम्पटेशंस के ऊपर कंट्रोल करना होता है ना, बहुत सारी चीज़ों में ट्राइन होना। तो ये मैं एक बेसिक फ़र्क मानता हूँ, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यंग जनरेशन जर्नलिज्म में आ रही है, और लेकिन मैं फिर एक बार राय दूंगा कि जो भी आपका प्रिय विषय हो, जिसको भी जो भी आपका फैशन हो, इकोनॉमिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, प्लीज़ उस एक सब्जेक्ट पे आप इतनी एक्सपर्ट होइए कि पूरे ऑफिस में लोग कहें कि अगर इसके बारे में कुछ पूछना है तो डेट, टाइम, किस किताब में कहाँ क्या लिखा है, वो चेतना के पास जाए, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि इसमें सर्वाइव करने में, क्योंकि इतना तेज़ी से ये आगे आ रहा है कि धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आप देखें, पूरे टेलीविज़न का एक टेम्परामेंट ही बदल गया। अब बहुत एग्रेसिव पत्रकारिता हो रही है, उसके लिए आपके पास शब्द ज़्यादा हों। अगर आप 1 से 2 भाषा जानते हैं तो दोनों का मिक्सर अच्छा कर सकते हैं। एक ही शब्द को 3 बार बोलेंगे तो टेलीविज़न पे अच्छा नहीं लगता है। तो दीज आर द पॉइंट्स मैं समझता हूँ, और पढ़ें ज़रूर। जी सर, काफ़ी अच्छी गाइडेंस आपने दी, थैंक यू सो मच। लेकिन सर, अभी मौजूदा हालात की बात करते हैं, ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जिस तरह से 370 हटा और आप भी इसके फेवर में ही थे, तो इस वक्त जो हालात जम्मू कश्मीर में हैं, क्राइम रेट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो सर किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को इन फ्यूचर? देखिए, 370 का हटने से क्राइम रेट का कोई संबंध नहीं है। क्राइम हमारे यहाँ एक अलग चीज़ है और आतंकवाद एक अलग चीज़ है। अब ये एक ऐसा मामला है कि मैं तो यहाँ का लोकल हूँ नहीं, और मैं अपनी बातचीत में कोशिश करता हूँ, क्योंकि लोकल चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे होती नहीं है। क्राइम रेट कहीं भी बढ़े, वो जो लोग सत्ता पे हैं, जो सिस्टम को चला रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि क्राइम चाहे आसाम में हो, चाहे बंगाल में हो या जम्मू में हो, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, आतंकवाद अगर बढ़ रहा है या आतंकवाद पे काबू नहीं किया जा रहा है, तो ये सारी मशक्क़त जो हुई है पिछले 2 साल में, ये तो इसी के लिए हुई है। तो और एग्रेसिव होना चाहिए सरकार को, और आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, ये मैसेज इसलिए देना ज़रूरी है कि जम्मू के लोगों ने जब इतना बड़ा एक्सोडस हुआ, पलायन हुआ कश्मीर से, तो कश्मीर से जो हिंदू कश्मीरी पंडित भागे, उन्होंने जम्मू में शरण ली। तो जम्मू वालों ने तो अपना दिल हमेशा बड़ा किया, और जिस तरीके से वैली के अंदर जिहाद का जो एपरेटस चला, सरकार जिहादियों की थी, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे फ़ारूक अब्दुल्ला हो, ये मैं मानता हूँ ये वाइट कॉलर टेररिस्ट हैं, और इस देश के संविधान को, दिल्ली को डराते हैं, धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन एक समय आता है कि ब्लैकमेलिंग समाप्त होनी चाहिए। अब ये ब्लैकमेल नहीं कर पा रहे तो कभी चाइना से मदद मांगते हैं, कभी पाकिस्तान से मदद मांगते हैं। ये अपनी पॉलिटिकल रिलेवेंस बनाने के लिए इस किस्म के काम कर रहे हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया भारत को देख रही है, दिल्ली को देख रही है, यहाँ के बदलाव को देख रही है। लेकिन सब काम जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा, क्योंकि आपने कई सौ सालों के बाद ये स्थिति है। इट विल टेक टाइम। मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो निज़ाम है, जिन चीज़ों की तरफ उसको ध्यान देना चाहिए, दे रहा होगा। मैं उनको बहुत पर्सनली इस मामले में नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 370 हटी तो पूरे देश को लगा कि हम जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, बच सकते हैं। तो पूरे देश में डोमिसाइल का 3 साल का मामला है, 4 साल का मामला है, तो फिर जम्मू कश्मीर में जब 370 हटी तो 15 साल का क्यों है?
तो क्या जो आज डिस्पेंसेशन है दिल्ली में 15 साल बाद नहीं होगा तो क्या 370 वापस नहीं हो जाएगी? या ये जो आपने 15 साल है इसको उठा के लोग 40 साल कर दें, 50 साल कर दें तो फिर 370 हो गया। तो मुझे लगता है कि जब आप बहुत फर्म होते हैं, आप ताकतवर होते हैं, और भारत पिछले काफ़ी समय से दिल्ली बहुत कमज़ोर रही, इसलिए सूबों ने, राज्यों ने उस पर हावी हुए और ब्लैकमेल किया, अलग अलग राज्यों ने किया। आज दिल्ली बहुत मजबूत है, एक पार्टी की सरकार है और एक मजबूत प्रधानमंत्री है, एक देश का गृह मंत्री है जिसको यहाँ की कमज़ोरियाँ और यहाँ की ताकत का अंदाज़ा है, और बार बार उनको इस बात का भी अंदाज़ा है कि उनको इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं ने वोट देकर भेजा है, ये सब जानते हैं। लिहाजा हिंदुओं के दर्द को, सनातनियों के दर्द को, चाहे वो जम्मू में हो, दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, उस पर ध्यान देना होगा, और इस 15 साल के मामले पे दोबारा से उनको सोचना होगा कि हम इसको इतना लंबा क्यों ले जा रहे हैं। इससे जो घाव कश्मीर वैली में सत्ता में बैठे जिहादियों ने और व्यवस्था में बैठे जिहादियों ने दिए हैं उनको कम होगा, और पूरे देश में जो कश्मीरी हिंदू पंडित बिखरे हुए हैं, जो उनको लूटा गया, मारा गया, रेप किया गया, भगा दिया गया, उनकी किस तरीके से उनके ज़ख्मों पे आप मरहम लगाएं, कैसे उनमें ये भरोसा जताएं कि वो यहाँ आकर के जिनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी वो वापस हो। इसलिए मैंने कहा कि सरकार को चाहिए एक जेनोसाइड कमीशन बनाया जाए और ये दुनिया का जेनोसाइड इसको डिक्लेयर किया जाए, ताकि जितने लोग भी हैं जिंदा या मुर्दा उन पे मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि ये सिस्टम तो आज भी चल रहा है। अजय पंडित तो आज भी मारा गया 370 हटने के बाद। तो 370 से कश्मीर के हिंदू पंडितों के पलायन का संबंध नहीं है, ये तो एक सोची समझी रणनीति थी। भारत का पहला मुसलमान गृह मंत्री जो आपके राज्य का गया था, उसने और वीपी सिंह ने मिलके ये सब काम किया और होने दिया। तो आज जो दिल्ली में डिस्पेंसेशन है उसको राष्ट्र की चिंता है, और ऐसा लगता है तो राष्ट्र की चिंताओं में जम्मू इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जम्मू से होकर ही आतंकवाद पटना तक पहुंचता था, बनारस तक पहुंचता था। लिहाजा आतंकवाद पे कड़ी कार्रवाई करते हुए ये न देखा जाए कि आतंकवादी मुसलमान है या आतंकवादी पाकिस्तानी है। अगर कश्मीरी मुसलमान आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो मैं समझता हूँ बाहर से आने वाले जिसको आप गोली मारते हैं उसको भी गोली मारनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में हिंदू पंडितों को कश्मीरी मुसलमान पड़ोसियों ने मारा है, उन्होंने निकाला है। तो अगर वो एपरेटस में आज भी बैठे हैं तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार को उनको भरोसा जीतना चाहिए। देश भर में जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हें सम्मान के साथ, उनके ऑनर के साथ, उनकी जो प्रॉपर्टी छीनी गई है, जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई हैं, उन सबको निरस्त करना चाहिए और उनको वापस इस देश के इस हिस्से में लाना चाहिए। यानी कि आने वाले सालों में जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो बदल सकते हैं। क्यों नहीं बदलेंगे भाई? जिस झूठ मक्कारी का मुजाहरा बार बार ये कहते हैं कश्मीरियत कश्मीरियत, तो कश्मीरियत सिर्फ मुसलमानों के लिए है क्या? या कश्मीरियत का मतलब यह है कि अपने पड़ोसी हिंदुओं को मार दो, मर्डर कर दो, बलात्कार कर दो और चिल्लाते रहो हमें तो कश्मीरियत चाहिए, कश्मीरियत चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कश्मीरियत और सबसे ज़्यादा जमहूरियत यही है। जमहूरियत का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ जम्मू कश्मीर में हुआ है, कहीं और नहीं हुआ है। और जम्मू कश्मीर में जमहूरियत और कश्मीरियत और इंसानियत के नाते इस देश के जिहादी मुसलमानों ने और कश्मीरी मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। अगर ये कहीं दुनिया में होता तो बड़ा बवाल मच जाता, लेकिन आपने, क्योंकि एक राज्य जिसमें कश्मीरी मुसलमान यहाँ बहुसंख्यक हैं, वो भी फ्रॉड तरीके से आपने किए, आपने उनको मार के निकाल दिया, देश में प्रतिक्रिया नहीं हुई। चंद लोगों ने अखलाक को मार दिया तो देश में बवाल हो गया, लिंचिस्तान हो गया। इस देश में इतनी बड़ी लिंचिंग हिंदुओं की हुई, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि इंडियन स्टेट वॉज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन। जब राज्य सरकारें राष्ट्र के खिलाफ काम करती हैं तो ऐसा ही होता है। मैं बार बार कहता हूं, लंबे समय के बाद इस देश के सनातनियों ने लिखा कि एक ऐसी सरकार आई है जो राष्ट्र की चिंता करेगी। इसलिए राष्ट्र को बचाना है तो जम्मू को बचाना होगा, नहीं दिल्ली बचेगी नहीं। जाते जाते आखिरी सवाल करूंगी सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर भी आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि आप यहाँ पर आज विज़िट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने अंदर से एहसास कमतरी, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को बाहर निकालना चाहिए। ख़ासतौर से हिंदुओं को उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो अपनी ताकत को समझें। और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बड़ा काम ये करना चाहिए कि यहाँ मैं समझता हूँ कि अगर ये मांग करें कश्मीरी हिंदू, और ख़ास तौर से 1957 में लाए गए यहाँ जो वाल्मीकि थे,
कि वाल्मीकि और कश्मीर के हिंदू पंडित ये मांग करें कि हमें राज्य की पुलिस में कोटे के तहत लिया जाए। अगर पुलिस में हिंदू होंगे, अगर पुलिस में दलित होंगे तो वो एम्पावर्ड महसूस करेंगे, इसलिए पुलिस की मांग करें। और एक मैं चाहता हूँ कि कश्मीरी हिंदू पंडित, मुझे याद है कि जब भारत आज़ाद भी नहीं था तब भी ब्राह्मणों की एक अलग से सेना थी। क्या कश्मीरी हिंदू पंडित, ख़ास तौर से वैली के, उनकी कोई सेना में भर्ती नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी अलग से कोई रेजिमेंट नहीं बननी चाहिए? ये तमाम सारी चीज़ें कश्मीरी हिंदू पंडितों के अंदर एक भरोसा पैदा करेंगी। कश्मीरी हिंदू पंडितों को यहाँ से इसलिए नहीं निकाला गया था कि कोई वो नौकरी मांग रहे थे, तो आज ये कहा जाए कि वहाँ पर नौकरियाँ बहुत हैं, आप जाइए वहाँ जाके रहिए, तो कश्मीरी हिंदू पंडित नौकरी की वजह से थोड़ी उनको भगाया गया था। वो तो इसलिए भगाया गया था कि फ़ारूक अब्दुल्ला कन्वर्ट हो गए थे 1722 में, इकबाल कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन ये पंडित नहीं कन्वर्ट हो रहे थे, तो उन्होंने कहा इनको मार दो। तो क्या मामला था कि ये कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे? लिहाजा कश्मीरी हिंदू पंडित आएंगे, नौकरी मिलेगी, मैं समझता हूँ ये उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचाने वाली बात है। लिहाजा कश्मीर का युवा देश से जुड़ चुका है, इसलिए अब युवाओं को चाहिए कि जो यहाँ जिहाद करेगा, जिसे जिहाद करना है वो पाकिस्तान चला जाए, जिसे जिहाद करना है कहीं और चला जाए। भारत में अब जिहाद नहीं होगा। अगर किसी ने जिहाद करने की कोशिश की तो फिर उसका वही हाल होगा जो बुरहान वानी का हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू चेतना, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी से हमने बात की, जिन्होंने काफ़ी जो है ओपनली अपनी बातें रखी। जम्मू कश्मीर के कई सारे मुद्दों पर हमने बात की और काफ़ी अच्छे से इन्होंने हमें जवाब भी दिए। तो इसी तरह के अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी कैमरा पर्सन को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NH1 न्यूज़।